स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। आज हमारा मिशन एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण करना है जो भारत के एक प्रमुख राज्य की दिशा बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और राज्यसभा की ओर उनके रुख के बारे में। हमारे स्रोतों में विभिन्न राजनीतिक दलों जैसे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कई विचारधाराओं का जिक्र है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने खुद कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग मिलेगा। हाँ, और इसी बयान ने हलचल मचा दी है। मतलब इससे साफ है कि बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। मैं इस बदलाव को लेकर काफी उत्सुक हूँ। ये उत्सुकता लाजमी है। देखिए, नीतीश कुमार कोई आम राजनेता नहीं है। इस संभावित बदलाव को समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना होगा जहां से वो निकले हैं। तो उनका सफर 1970 के दशक से शुरू हुआ था, है ना? हाँ, 1951 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन राजनीतिक सफर 1970 के दशक के उस मशहूर जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण जी ने, जो इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ था। बिल्कुल, उसी आंदोलन से भारतीय राजनीति के कई बड़े चेहरे निकले। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और खुद नीतीश कुमार। ये सब उसी नर्सरी की उपज हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है कि एक ही आंदोलन ने इतने सारे दिग्गज दिए, और नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड है शासन का, वो तो मुझे हैरान कर देता है। आप उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। सही कहा। पहली बार वो मार्च 2000 में सिर्फ 7 दिन के लिए सीएम बने थे। बहुमत नहीं था तो इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनका जो मुख्य कार्यकाल था वो 2005 से शुरू हुआ। और 2005 से पहले का जो दौर था, 1990 से 2005 तक का, लालू यादव और राबड़ी देवी का कार्यकाल, उसे अक्सर विश्लेषक जंगल राज कहते हैं। हाँ, क्योंकि उस समय राज्य का बुनियादी ढांचा बहुत खराब था और अपराध दर काफी ऊंची थी। हालांकि उस दौर ने पिछड़ी जातियों को एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत भी दी थी। बिल्कुल, सामाजिक न्याय के नजरिए से वो दौर अहम था, लेकिन प्रशासन के मोर्चे पर स्थिति खराब थी। और यहीं पर नीतीश कुमार ने आते ही बदलाव किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना, अपराधियों पर नकेल कसना। हाँ, और सड़क और पुलों का जाल बिछाना। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है कैसे उन्होंने बुनियादी जरूरतों को ही अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया, और इसी से उनकी सुशासन बाबू की छवि बनी। उन्होंने सामाजिक सुधार की भी कई ऐसे काम किए जो बहुत अनोखे थे। मुझे मुख्यमंत्री साइकिल योजना का उदाहरण बहुत रोचक लगा। वो एक मास्टर स्ट्रोक था। सिर्फ एक साइकिल ने लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। एक तरह से उन्हें आजादी मिल गई। और इसके साथ ही पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था। हाँ, लेकिन इस आरक्षण का एक दूसरा पहलू भी है जिसका हमारी रिपोर्ट में जिक्र है। वेब सीरीज पंचायत में हमने जो सरपंच पति का कॉन्सेप्ट देखा है। बिल्कुल, जहां महिला सरपंच होती है लेकिन सारा काम उसके पति या घर के पुरुष संभालते हैं। वही जमीनी हकीकत कई जगह देखने को मिलती है। महिला आरक्षण लागू तो हुआ, लेकिन सत्ता का असली नियंत्रण कई बार पुरुषों के पास ही रहता है। ये एक सामाजिक चुनौती है, लेकिन फिर भी महिलाओं का कम से कम कागजों पर और पंचायत भवनों तक पहुंचना एक बड़ी शुरुआत मानी जाती है। सहमत हूँ। खैर, यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमने सुशासन बाबू की बात तो कर ली, लेकिन राजनीति में टिके रहने की उनकी जो रणनीति है। आप उनके गठबंधनों के खेल की बात कर रही हैं। हाँ, जिसकी वजह से उन्हें पलटू राम का टैग भी मिला। उनकी टाइमलाइन तो बहुत ही कमाल की है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 2005 से 2013 तक वो बीजेपी के साथ थे। बहुत स्थिर सरकार चली। फिर 2013 में वो अलग हो गए। हाँ, क्योंकि वो इस बात से नाखुश थे कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना रही थी। 2002 के गुजरात दंगों का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी हार गई। हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया, जो एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम था। लेकिन 2015 आते आते उन्होंने फिर से कमान संभाली और अपने पुराने प्रतिद्वंदी आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। महागठबंधन, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं चला। 2017 में वो वापस बीजेपी के साथ आ गए, और फिर 2022 में फिर से बीजेपी से नाता तोड़ लिया, वापस आरजेडी के पास गए, और अब 2024 में चुनाव से ठीक पहले वापस एनडीए यानी बीजेपी में शामिल हो गए। सच में इतना पाला बदलना, ये तो किसी राजनीतिक थ्रिलर जैसा है। इसीलिए तो उन्हें ये टैग मिला।
और इन गठबंधनों के अलावा हाल ही में उन पर मुफ्त की रेवड़ियों यानी फ्रीबीज को लेकर भी काफी आलोचना हुई है। हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव से पहले 10 से 100 रुपए तक बांटने जैसे विवाद सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट और इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस तरह की मुफ्त योजनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। ये राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि बार बार पाला बदलने और इस तरह के लोक लुभावन फैसले लेने के पीछे सत्ता बचाने की मजबूरी रही है। बिल्कुल, भले ही उन्हें पलटूराम कहा गया, लेकिन इसी सर्वाइवल रणनीति ने उन्हें दशकों तक सत्ता के बिल्कुल केंद्र में बनाए रखा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अब जब वो हर समीकरण साध चुके हैं तो अचानक से राज्यसभा जाने की बात कहाँ से आ गई? इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो उनका राजनीतिक और संसदीय सफर। वो लोकसभा सांसद रहे हैं, अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, रेलवे, कृषि, भूतल परिवहन सब संभाला है। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी विधायक यानी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। वो हमेशा विधान परिषद के रास्ते ही सीएम बने, एमएलसी बनकर। सही कहा। तो अब अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो उनका जो एक संसदीय चक्र है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। एक तरह से मुकम्मल सफर। और दूसरा कारण शायद उनका स्वास्थ्य और उम्र है। हाँ, उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष हो चुकी है। विपक्ष लगातार उनकी याददाश्त और स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा था। बिहार जैसे विशाल और जटिल राज्य का दैनिक प्रशासन चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। काफी थकाऊ होता होगा। जबकि राज्यसभा उन्हें बिना किसी भारी प्रशासनिक दबाव के राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान देने का एक बेहतर और शांत विकल्प देती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो तीसरा कारण है वो सबसे ज्यादा रणनीतिक है। एनडीए के भीतर का जो शक्ति संतुलन है, पावर बैलेंस। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। गठबंधन के पास 243 में से 202 सीटें हैं। बहुमत का कोई संकट नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू के पास 85 सीटें हैं। हाँ, तो बीजेपी अब जेडीयू से बड़ी पार्टी बन गई है और बीजेपी लंबे समय से बिहार में अपना खुद का मुख्यमंत्री चाहती थी। तो अब ये बदलाव काफी स्वाभाविक लग रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी इस पूरे सत्ता हस्तांतरण की? प्रक्रिया बहुत सीधी है। मौजूदा मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, फिर बहुमत वाला गठबंधन अपना नया नेता चुनेगा। फिर राज्यपाल उस नए नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे और अंत में विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा, जो कि मौजूदा नंबरों को देखते हुए एनडीए के लिए बहुत ही आसान है। तो नए चेहरे कौन हो सकते हैं? रिपोर्ट में बीजेपी की ओर से कुछ नामों का जिक्र है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और नित्यानंद राय, ये नाम काफी आगे चल रहे हैं। ये सभी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। सम्राट चौधरी वर्तमान में डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व अक्सर अपने फैसलों से चौंका देता है। एक और बहुत ही दिलचस्प अटकल लगाई जा रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में। हाँ, उनके सक्रिय राजनीति में आने और सीधे डिप्टी सीएम बनने की चर्चाएं जोरों पर हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति का विरोध किया था। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जेडीयू का भविष्य अब क्या होगा। ये सवाल बहुत अहम है। जेडीयू पूरी तरह से नीतीश कुमार की व्यक्तिगत साख और उनके सुशासन बाबू वाले चेहरे पर निर्भर है। विपक्ष का तो हमेशा से यही आरोप रहा है कि बीजेपी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म कर देती है या उनके वोट बैंक पर कब्जा कर लेती है। तो क्या नीतीश कुमार के हटने के बाद जेडीयू अपना अस्तित्व बचा पाएगी? और दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का क्या? उन्हें भी तो अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब तक विपक्ष नीतीश कुमार को केंद्र में रखकर राजनीति करता था। अब उन्हें सीधे एक मजबूत बीजेपी संगठन का सामना करना होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक राज्य या एक मुख्यमंत्री के बदलने की खबर नहीं है। ये एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। हाँ, ये दर्शाता है कि कैसे दशकों पुरानी जो व्यक्तिगत नेतृत्व वाली क्षेत्रीय राजनीति थी, वो अब राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व वाले एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे क्षेत्रीय क्षेत्रपों की जगह राष्ट्रीय पार्टियों का ढांचा हावी हो रहा है। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले सोच सामग्री के आधार पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। जब किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल का पूरा वजूद, उसकी पूरी पहचान सिर्फ एक सुशासन वाले करिश्माई नेता के चेहरे पर टिकी हो, तो क्या उस नेता के राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद वो पार्टी अपना वजूद बचा सकती है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। या फिर विकास की वो पूरी विचारधारा बिना अपने मुख्य शिल्पकार के
अपने आप ही दम तोड़ देती है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्ति बड़ा है या विचारधारा। बिल्कुल। श्रोताओं, आप इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।